बल के प्रकार, पिछली क्लास में न्यूटन के तीसरा नियम खत्म। और तुझे तो है ही नहीं कुछ यार, हैं? एक ट्रैक बताई थी। अच्छा, चोट लगना कम या ज्यादा लगना कौन सा नियम है? हैं? थर्ड। और चोट लगना? चोट लगना थर्ड है, चोट कम या ज्यादा लगना सेकंड लॉ है। और पहला क्या फिर? बोल मोहम्मद बुलावे। गति के तो सारे ही है। पहला ये जहाज उड़ रहा है हमें। हाँ, पहला है संतुलित बल। क्या है? चले भाई निकर बस। ये एक ऐसा बल है जिसका परिणामी नेट फोर्स 0 होगा। कैसे पता पड़ेगा? आ जाओ चलिए। डरा दिया मतलब सब मैं कर दूंगा बात। एक और आ रही है। अरे मैं इस पे करूंगा ना। हाँ हाँ, तो ये देखो, संतुलित बल एक ऐसा बल जिस किसी भी वस्तु पर लगाया गया कुल परिणामी बल 0 हो, उसे संतुलित बल कहा जाता है। यह बल विपरीत दिशा में लगेगा। पहली बात तो ये है। हेलो कर खींच। हाँ, आराम से। अब देखो, इस पॉइंट पे जो बल लग रहा है वो बिल्कुल 0 है। यानी अगर दो या दो से अधिक वस्तुओं द्वारा लगाया गया बल अगर समान होता है, उनके बीच का जो बल होगा वो 0 होगा, तब वो नेट फोर्स क्या होगा? वहां संतुलित बल होगा। और संतुलित बल की अवस्था में कोई वस्तु मूवमेंट नहीं करती, स्थिर रहेगी। कहां रहेगी? स्थिर रहेगी। इधर से बल लग रहा है, मान लेते हैं 10 न्यूटन का। इधर से बल लग रहा है 10 न्यूटन का। एक इस दिशा में लग रहा है, ये इस दिशा में लग रहा है, दिशा विपरीत है दोनों की। तो इनका संतुलित बल, ये 10-10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं एक वस्तु, वस्तु तो कहीं जाएगी नहीं। तब ये संतुलित है। बराबर बल को संतुलित बल कहा जाता है। और इस पर जो नेट फोर्स और कुल बल कितना लग रहा है? 0। कुल बल क्या लग रहा है? 0। इसीलिए कहीं जा नहीं रही है। और इसी बल को क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। इसी की दूसरी अवस्था अगर मैं यहां कर दूं, इधर से बल लग रहा है और इधर से भी बल लग रहा है। इधर से बल ऐसा मानिए 20 न्यूटन लग रहा है इस दिशा में, और इधर से जो बल है वो 15 न्यूटन का लग रहा है, वो भी इस दिशा में। तब बताइए वस्तु किधर की ओर मूवमेंट करेगी? इधर को कहा जाएगी, इधर को जाएगी। ये तो कम बल लगा पा रहा है ना, ये बल ज्यादा लगा रहा है, तो ज्यादा बल की दिशा में वस्तु जाती है। छोटा बच्चा तुम में धक्का लगाए, तुम छोटे बच्चे में धक्का लगाओ तो किसको खिसका दोगे? छोटे बच्चे को। और किसकी दिशा में? जिस दिशा में बड़ा बल लग रहा होगा उसी दिशा में वस्तु खिसकती है। बल भले ही ये कम 5 न्यूटन का कम लग रहा है, इसकी क्षमता है ही नहीं है इधर खिसका दे। 15 तो इसने काट दिया ना इस दिशा में, बचा 5, तो 5 के हिसाब से फिर इधर ले जाएगा इसे खींचता हुआ। और इस बल को कहते हैं क्या? असंतुलित बल। तो दोनों बल ये थे। संतुलित बल किसी भी वस्तु पर लगाया गया कुल बल कितना हो? 0। लिखो फटाफट। लिखो। समान तथा समान तथा विपरीत दिशा में
लगने वाले बलों को संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी कोई विशेषता है क्या? इससे कौन कौन से काम हो सकते हैं? अब मान लीजिए वस्तु तो मूवमेंट कर ही नहीं रही, ठीक है, तब क्या होगा? पहला तो ये होगा, वस्तु गति नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि परिणामी बल शून्य होता है। तो दूसरा, किंतु बल अधिक होने पर, किंतु बल अधिक होने पर वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाता है। कैसे आएगा? ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इस पर दो बल काम कर रहे हैं, F1 तथा F2। F1 द्वारा लगाया गया बल 10 न्यूटन का है और F2 द्वारा लगाया गया बल भी 10 न्यूटन का है, लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। दो, ये जो वस्तु में आकार में परिवर्तन होगा, ये दो कंडीशनों पे होगा। पहला कि अगर बल अधिक हो तब, दूसरा वस्तु कमजोर हो तब, ठीक है। आकार में परिवर्तन कैसे होगा? ये बिछ जाएगी, अब बिछने के बाद में या तो टूटेगी या फूटेगी या फिर वहां उसका चूर्ण बनने वाला है। इस स्थिति में आकार का परिवर्तन होगा, सही है। तुम देखते हो भट्टों पे जो कच्ची ईंट पटक देते हैं और उस ईंट पे अगर कोई लोडेड ट्रक या ट्रॉला चढ़ जाता है तो ट्रक द्वारा लगाया गया बल और नीचे जमीन द्वारा लगाया गया बल उस ईंट के मुकाबले कैसा होता है? बहुत अधिक। इसीलिए वो ईंट का आकार में बदलाव हो जाता है। ईंट कहीं नहीं जाती, ना तो जमीन में धसती ना टायर में धसती, वहां फूट जाती है, तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन आकार में परिवर्तन होने के कारण, पहला वस्तु कमजोर, दूसरा बल अधिक। सही है, हो गया। ये तो था संतुलित बल के प्रकार और ये, ठीक है। अगला है आपका असंतुलित बल। यार वो कपड़ा तौलिया लेके आओ, मिटाने वाली तौलिया भिगा के और उसे निचोड़ के अच्छे से। दूसरा असंतुलित बल, ये क्या होता है? ये एक ऐसा बल है जो समान दिशा में, सॉरी विपरीत दिशा में एक ही वस्तु पर कार्य करता है, लेकिन कोई एक बल क्या होगा? अधिक होगा, अर्थात जो परिणामी बल होगा वो शून्य नहीं होगा। लिखिए, असंतुलित बल वह बल है
जो असमान तथा दिशा में विपरीत होता है। ठीक है, तो वस्तु गति नहीं करेगी, तो इसमें क्या होगा? वस्तु अधिक बल की दिशा में गति करेगी। ठीक है, शून्य नहीं होगा। दूसरा क्या था? किंतु बल अधिक होने पर वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाएगा। अब आकार में परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा? वस्तु के की लिख दो, चलो, अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था मतलब जगह, स्थानांतरण कर जाएगी। और किस दिशा में करेगी? जिस दिशा में बल अधिक लग रहा होगा। इसे यहां समझो, एम द्रव्यमान की वस्तु पर मान लीजिए ये F1 बल इधर से और F2 बल इधर से। F1 बल द्वारा लगाया गया जो बल है वो 20 न्यूटन का है, और ये इसके द्वारा लगाया गया बल 15 न्यूटन का है। तो वस्तु किस दिशा में मूवमेंट करेगी, जाएगी? 20 न्यूटन यानी F1 की दिशा में ये जाएगी। ये कितना अधिक है इससे? 5, उतने ही बल से जाएगी। सही है। तुमने कभी कभी देखा होगा रस्सी खींचने वाला गेम, 4 आदमी इधर लग गए, 4 उधर लग गए। अगर रस्सी तो बीच में क्या कर देते, एक बाउंड्री निर्धारित कर देते थे। अगर वो बाउंड्री पार नहीं हो रही और रस्सी कहीं नहीं जा रही, इसका मतलब कौन सा बल लग पा रहा है उस पे? संतुलित बल लग रहा है। और वस्तु रस्सी को दूसरी पार्टी या पहली पार्टी किसी एक पार्टी को अपनी तरफ खींच रही है, तो इसका मतलब क्या है? असंतुलित बल है वो। कैसा बल है? असंतुलित बल। और बल हमेशा ये विपरीत दिशा में लगता है, एकल बल कार्य नहीं करता, इसकी दिशा अलग होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वस्तु को इस दिशा में, अगर आप M1 वस्तु को इधर बल लगाकर ले जा रहे हैं और इधर आगे की तरफ ये चल रही है, तो इस पे कौन सा बल होगा? बोलो। अब असंतुलित संतुलित तो जब कहोगे ना, जब बल दो होंगे। बल तो एक ही है, तो संतुलित असंतुलित कैसे कह दोगे इसे? ये तो सतत बल है अकेला, चाहे 1 न्यूटन के हिसाब से ले जाए, चाहे 10 के हिसाब से ले जाए, वस्तु तो उधर की चलनी है जिधर ये लगेगा। नहीं समझे? अरे यार ये कुर्सी है, इस पे कोई बल नहीं लग रहा। अब मैं इधर से लात मार दूं, उधर चली गई। अगर उधर से कोई विपरीत दिशा में लात मारे और मैं भी लगा रहा हूं ऐसे करके, तब लगता है बल। और ये जो बल है संतुलित असंतुलित हम कब कहेंगे? जब बल दो हो और दिशा विपरीत हो। एक ही दिशा में 1 से 1000 बल लगा तो संतुलित असंतुलित नहीं कह सकते, उसे सतत एकल बल कहा जाता है। ठीक है, देखो एक नोट पॉइंट लिखो। गोली की गति को बदलने के लिए गोली की गति को बदलने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। किंतु
गोली की गति को एक समान रूप से किंतु गोली की गति को एक समान रूप से बनाए रखने के लिए सोना नहीं है। बनाए रखने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता होती है। क्या बोल रहे हैं? गति बदलने के लिए और गति समान रखने के लिए। गति में अगर बदलाव करना है तो आपको बल को कम या ज्यादा करना होगा। अगर मानो ऐसे मान लो, इसे किसी बच्चे को आप पकड़ के घुमाते हो, सही है। अब बच्चे को पकड़ के उसे तेज घुमाना है तो आपको तेज बल लगाना पड़ेगा, उसे धीरे घुमाना है तो धीरे। या मानो किसी वस्तु को धक्का देना है, सही है। अब इसके बार पे नॉर्मल रूप से आप धक्का लगाओगे तो नॉर्मल बंद हो जाएगी, और गुस्से में झड़ाक से धक्का लगा तो आदमी समझ जाता कि इसके नाक पे गुस्सा चढ़ा हुआ है, तभी तो उसकी आवाज बता रही है, सही है। तो अगर उसकी गति में बदलाव रखना है, गति में बदलाव आपको करना है, तो बल कौन सा चाहिए? असंतुलित। कैसा चाहिए? कम या ज्यादा होना चाहिए वो। तो यहां आएगा कैसा बल चाहिए? असंतुलित बल। और एक समान रूप से गति में कोई बदलाव नहीं करना, एक जैसा ही चलाए रखना है उसे, तो फिर कैसा चाहिए? यहां संतुलित बल, क्योंकि अब इसकी गति में कोई बदलाव होगा ही नहीं, सही है। तब आगे इसके एक क्वेश्चन है, लिखो तो। पानी देना। एक घोड़ा टांगे को खींच रहा है तो क्या लिखा? तो घोड़ा आगे बढ़ता है किस कारण? बताइए। हाँ ऐसा तो है, लेकिन ऑप्शन तो सुनो। कारण तो इसके बहुत सारे हैं। अभी संतुलित असंतुलित पढ़ाया, हो सकता है उसमें से कोई कारण हो। न्यूटन के नियम पढ़ा चुके इससे पहले, हो सकता उनमें से कोई कारण हो। ऑप्शन सुनो। पहला ऑप्शन है घोड़े द्वारा टांगे पर लगाए गए बल के कारण। दूसरा, टांगे द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। ऑप्शन अगला है घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल के कारण। और चौथा है पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। अब यार तुम पूरे घोंचू आदमी हो गए नहीं? पहला ऑप्शन बताओ।
घोड़े द्वारा टांगे पर लगाए गए बल के कारण। एक बात बताइए, घोड़ा टांगे पर किस रूप से बल लगाएगा? क्या वो उसमें पीछे से धक्का लगा रहा है? हैं? अगर घोड़े को, आगे बैठो ना अच्छे से, और अगर घोड़े को टांगे में लगाकर स्पेस में उसे छोड़ दिया जाए तो क्या घोड़ा टांगे को खींच सकता है? वो तो बल तो वहीं भी लगा रहा है, फिर क्यों नहीं खींच पा रहा है? निर्वात में बल कभी जीरो थोड़ी होता है भाई, वहां तो गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है जीरो हो, घोड़ा तो फिर भी चलेगा ना, टांगा तो फिर भी वैसा ही रहेगा स्टेबल, तो वो खींच क्यों नहीं पाएगा उसे? चलो अगला ऑप्शन क्या है? टांगे द्वारा क्या टांगा भी घोड़े पर कोई बल लगाएगा? लेकिन हमें आगे बढ़ने की स्थिति में बात करनी है। टांगा अगर आगे बल लगाता है घोड़े पर, उसके कारण टांगा आगे बढ़े, तो घोड़े लगाने की जरूरत है, तो अपने आप बढ़ सकता है, फिर उसकी क्या जरूरत पड़ेगी? जब टांगा अगर बल लगा रहा है और उसके कारण आगे बढ़ रहा है, तो घोड़े को हटा दो, टांगा तो यूं चल देगा, तो ये स्थिति पॉसिबल नहीं है। अगली क्या है? घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल के कारण, घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल के कारण। एक बात सोचिए, अगर घोड़ा पृथ्वी पर बल लगा रहा है, मैं अगर इस कुर्सी पे बल लगाऊंगा तो मैं हटूंगा कुर्सी, तो घोड़ा पृथ्वी पे बल लगा रहा है तो टांगा चलेगा पृथ्वी, पृथ्वी, घोड़ा क्या चलेगा? चल, अरे कारण तो इसके द्वारा तो वही चलनी चाहिए ना भाई, तुम जिस चीज पे बल लगाओगे वही चलेगी। अब घोड़ा किस पे बल लगा रहा है? यहाँ घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए, पृथ्वी पर घोड़ा बल लगा तो पृथ्वी को चलना चाहिए, घोड़ा कहीं चल रहा है, मास ज्यादा है तो घोड़े का बल कम है, ठीक है, तो फिर टांगा का ही आगे बढ़ेगा, घोड़ा बढ़ेगा है। लेकिन यार घोड़े पे बल लग ही नहीं रहा, लग तो पृथ्वी पर रहा है। नेक्स्ट अभी बताते हैं, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर, घोड़ा ही है ना, लगाए गए बल के कारण, अब पृथ्वी घोड़े पर बल लगा रही है तब घोड़ा आगे बढ़ेगा। अब क्योंकि घोड़ा टांगे से अटैचमेंट है तो टांगा भी आगे बढ़ेगा। नहीं समझे? सही है, देखो तीनों, हाँ बल लगाती है, वरना तू बर्फ पे चल के दिखा देगी मुझे। हाँ पूछो। हाँ, वो मांसपेशियां जो काम कर रही हैं उनको ऊर्जा चाहिए, और जब ऊर्जा मांसपेशियों को लगातार चाहिए, पृथ्वी बल लगा रही है, ना कि तुम्हें आगे धकेलने का काम कर रही है, ठीक है। और वो लग कैसे रहा है? वो पंजों के द्वारा लग रहा है, जैसे क्रिया प्रतिक्रिया कहा जाता है, न्यूटन का थर्ड नियम। नहीं समझे? तो तू मैं समझा, जब नाव पे हम, नाव के द्वारा हम उतरते हैं तो नाव पीछे हट जाती है और तुम आगे बढ़ जाते हो, काहे हट रहे हो भैया? क्योंकि जितना बल तुमने नाव पे लगाया, नाव ने वापस तुम पे
नाव के द्वारा लगाए गए बल के कारण तुम आगे बढ़े और तुम्हारे द्वारा लगाए गए बल के कारण नाव पीछे हटी। वो पानी का बहाव होता है, वहां पानी फोर्स लगा रहा है अपना। कभी देखा है कि नाव पानी ऐसे चल रहा है, नाव नॉर्मल है, ना तो इंजन लगा हुआ है ना उसमें तुम कुछ कर रहे, खड़ी है केवल, मान लो पानी में, बहते पानी में, तो जिधर पानी बहेगा उधर ना जाएगी। ऐसा देखा, इधर पानी चल रहा, नाव इधर चल रही है, तब तुम पे एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा और उसे देंगे बाह्य बल द्वारा, जिसे इंजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? इंजन। इंजन, इंजन में क्या लगा होता है? पीछे घिर्री, जो पानी को फेंकती है पीछे की तरफ, पानी पे फिर बल लगता है आगे तरफ, तो नाव भागी जाती है। उन्हें पंखा टाइप का नहीं होता, मोटर जो होती है। मोटर क्यों लगाते हैं फिर, तुम सोचो। या पुराने टाइम में, आज से पुराने टाइम में नावों को पतवार जो चलाते थे, है ना, तो ऐसे करके चलाते थे। वो क्या करते थे? वो उस पतवार के द्वारा पानी पे बल लगाते थे, पानी उस पतवार पे लगाता था और आदमी कहां बैठा? नाव पे, तो वो नाव पे बल लगता था। समझ? इसके कारण नाव बढ़ती है। हाँ, ये कारण है। अच्छा एक बात बताओ, अब ये इस पे रखा है, मैं अगर इस पे बल लगाऊं तो ये तो ऑटोमेटिक चलेगा, जबकि इस पे तो मैं लगा ही नहीं रहा, बल किस पे लगा रहा हूं? मग्गे पे, है ना। और मग्गा किसके संपर्क में? मार्कर के, तो मार्कर तो ऑटोमेटिक चलेगा, नहीं चलेगा। अब समझ में आया? तो टांगा और घोड़ा एक दूसरे के किस में है? संपर्क में है। तो घोड़े पर कौन बल लगा रहा है? पृथ्वी। किस दिशा में लगाएगी? विपरीत दिशा में, इसीलिए घोड़ा जब भागता है तो मिट्टी खुरती है। वरना मिट्टी खुरने का क्या कारण है? कहीं तुम रपटे हो, बारिश के सीजन में रपट जाते हो, तो क्यों रपटते हो? और उस रपटन से बचने के लिए तुम एक जुगाड़ करते हो, पंजों को जमीन में गाड़ देते हो। क्यों? वहां पंजे नहीं गड़ पा रहे, तो घर्षण नहीं बन पा रहा, तो बल विपरीत दिशा में लग ही नहीं पा रहा पृथ्वी द्वारा तुम पे, तो इस कारण तुम रपट गए, चारों कोने चित्त कर जाओगे। बर्फ पे तुम नहीं चल सकते, क्योंकि बर्फ तुम पे विपरीत दिशा में बल नहीं लगाएगी। और क्यों नहीं लगाएगी? क्योंकि वहां घर्षण जीरो है, जहां घर्षण होगा वहीं बल लगेगा। समझ में? एथलीट्स जो भागते हैं, अब तो उनके लिए ऐसे करके पैड से आते हैं, वरना वो जमीन में गड्ढा खोले, मिल्खा सिंह मूवी देखी होगी तो उसमें पंजा फंसाते थे, तो वो पृथ्वी पर बल लगाते थे। वो ऐसी शेप लेके, वी शेप लेके, उस पर क्या करते थे? बल लगाते। किस पे? पृथ्वी। तो पृथ्वी उन पे विपरीत दिशा में बल लगाती थी, क्योंकि पृथ्वी का मास ज्यादा है, तो वो पृथ्वी को तो हटा ही नहीं सकते, पृथ्वी ही उसे भगा सकती है। और यही नियम फॉलो होता है। इसे न्यूटन का थर्ड नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। अब वस्तु किस दिशा में जाएगी? जिस दिशा में बल अधिक लगेगा। अब लगातार इस दीवार पे तुम बल लगाओ, ठीक है, तो तुम्हारे पैर स्लिप मारेंगे पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि जितना बल तुम इस पे लगा रहे हो उतना ये तुम पे लगा रही है, लेकिन ये इसमें बल ज्यादा है, इसीलिए तुम इसे नहीं खिसका सकते, तुम खिसकोगे। समझे? तब क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण टांगा आगे बढ़ता है। जैसे जो व्यक्ति दौड़ रहा है, तो वैसे एक आगे चला जाता है, एक पीछे चला जाता है। हाँ, पृथ्वी तो बल दोनों पे बराबर लगा रही है, लेकिन वो पृथ्वी पे बल कितना लगा रहा है? छोटा बच्चा पृथ्वी पे कम बल लगाएगा। मेरी बात सुन पहले, ये क्रिया प्रतिक्रिया का है। ऐसे मान ले, तोप चलाएगा तो झटका ज्यादा लगेगा, पिस्टन चलाएगा झटका कम लगेगा। अब तेरा कारण ये है कि दोनों पे बराबर लगना चाहिए, नहीं, तोप इसीलिए ज्यादा बल लगा रही है क्योंकि पीछे जो उसमें जो पड़ा हुआ है गोला वो बड़ा है, तो बड़ा बल लगेगा, और उसमें पड़ी हुई बंदूक की गोली, तो गोली में कम लगेगा। अब छोटा आदमी है तो बल कैसा लगा? पृथ्वी पे कम, तो पृथ्वी तो उसे वापस उतना ही बल देगी ना। मान लीजिए तूने 5 न्यूटन का बल लगाया पृथ्वी पे, कितने का? 5 का, तो पृथ्वी तुम्हें विपरीत में 5 का ही लगाएगी, 10 का लगा नहीं सकती है। तू कहां से बल ला रहा है? अरे तो ये पृथ्वी पे ज्यादा बल लगाएगा, पृथ्वी इस पे ज्यादा बल देगी, इसके गाड़ी आगे बढ़ेगा स्पीड से, जल्दी जल्दी। तू कर रही है? अरे बिल्कुल, तू कर रही है बिल्कुल। पुरकुल गधा है कितना? थोड़ा बहुत हो ये बता भाई। एक बात बता, कोई बड़ी चीज है, अब मैं तेरे ईंट मार दूं एक फेंक के, ठीक है, क्या मारूं? ईंट, और वहीं एक कागज मारूं फेंक के, तो तेरे किससे ज्यादा लगेगी? कागज से क्यों नहीं लग रही?
तो मैं वही तो बताना चाह रहा हूं, तुम दोनों में से कोई एक तो ज्यादा लगाएगा ना बल। अगर दोनों समान स्पीड से भाग रहे हो इसका मतलब दोनों बराबर लगा रहे हो। आगे पीछे होने का यही कारण है, समझ में आया। और दूसरा ही डिपेंड करता है तुम्हारी मांसपेशियां वो कितनी मजबूत हैं। नवजात बच्चे को भगा दे तो कुछ ये तो पृथ्वी बल लगा रही है, भाग रहा हो कोई, ये तो बराबर भागना चाहिए। नहीं यार, उसकी मसल्स कहां है तुम्हारी बराबर काम कर रही है, समझ में आया। वही कोई धावक है दौड़ने वाला और तुम दौड़ो, अब हम कहते हैं तुम में और उसमें क्या फर्क है, तुम वैसे तो दौड़ भी बाहर हो, तो पृथ्वी तो बल बराबर लगा रही है तुम्हारे हिसाब से, तो तुम दोनों बराबर भागने चाहिए। लेकिन नहीं, वो आगे निकल जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे। उसकी प्रैक्टिस है कि वो पृथ्वी पे बल ज्यादा लगा सकता है दौड़ने की, और तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है तो तुम कम बल लगा सकते हो। और जो कम बल लगाएगा उसे पृथ्वी कम ही बल देगी, और जब बल कम देगी तो तुम आगे कम बढ़ोगे। समझा, यही है। और देख, सवालों का अगर समाधान ढूंढना है तो दिमाग से लीगल सवाल पूछना चालू करो। इनलीगल सवाल अगर आप पूछोगे तो तुम्हारा समाधान मैं तो क्या कोई नहीं दे पाएगा। नया, अब तुम कह रहे हम भी बल लगा रहे, हमने कब कहा तुम बल नहीं लगा रहे, लेकिन तुम लगा कितना रहे हो, समझे, वो डिपेंड कर रहा है। अब घोड़ा बड़ा है, तगड़ा है, तंदुरुस्त है, मजबूत है, तो ये तो टांगे को उड़ा ले जाएगा अच्छे से। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी पे कैसा बल लगाएगा ज्यादा, तो पृथ्वी इस पे कैसा लगाएगी, है कि नहीं, पृथ्वी कैसा लगाएगी ज्यादा, तो ये तांगे पर कैसा लगाएगा ज्यादा, तांगा तेज भागेगा, है। हाँ, क्या है, घोड़े द्वारा तांगे पर लगाए गए बल के कारण, तांगे पर घोड़ा बल नहीं लगा सकता स्पेशल थर्ड वाला, घोड़े द्वारा तो पृथ्वी हटनी चाहिए, पृथ्वी का मास ज्यादा है, इस दीवार पे तू बल लगा के दीवार को नीचे गिरा दे, क्यों नहीं गिरा सकता, मैं वही तो बात समझा रहा हूं बार बार तुझे, तू एक ही बात पूछ रहा है। पृथ्वी पे तो इस पे बल लगा लगा और इसे नीचे गिरा के दिखा, नहीं गिरेगी। और वही तू इस पे लगा के बल देख, ये गिर जाएगा, समझे। असंतुलित असंतुलित इसी थे तो तुम्हें बता रहे थे कि बल जिस दिशा में ज्यादा होगा कार्य उसी दिशा में हो रहा होगा। पृथ्वी बल जो है बहुत ज्यादा लगा सकती है क्योंकि इसका वजन ज्यादा है, तो कार्य किसकी दिशा में होगा, समझे, पृथ्वी के अकॉर्डिंग काम होगा, ना कि घोड़े के अकॉर्डिंग काम होगा। ये संपर्क और न्यूटन का थर्ड नियम दोनों एक साथ काम करते हैं तभी चीजें आगे बढ़ती हैं, सही है। संपर्क बल तो यह है कि क्योंकि घोड़ा किस में लगा हुआ है, तांगे में, घोड़े को बुग्गी में जोड़ दो, बुग्गी बढ़ेगी फिर तांगा ही बढ़ेगा, समझ में आया। ये है, तुमने देखा होगा कभी कभी गांव में कि भैंसा जो बुग्गी खींचने वाला है उस पर जब ज्यादा लोड पड़ता है वो घोंटू पड़ जाता है, क्यों, उसे फिजिक्स नहीं पता, लेकिन फिर भी क्योंकि घोंटू का क्षेत्रफल इससे कैसा है, खुर से ज्यादा है, तो वो ज्यादा बल लगा पाएगा और बुग्गी को आगे ज्यादा अच्छे बल से खींच पाएगा, समझ में आया, इसीलिए वो घोंटू पड़ जाता है, ठीक है, नहीं समझा, यही कारण है। लेकिन वो भाग नहीं सकता घोंटू के बल तेज, भागेगा पैरों के बल तेज, क्योंकि P बराबर F अपॉन ए का कारण यह है कि क्षेत्रफल आप जितना घेर लोगे उतना वजन साधने की क्षमता तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आपकी चलने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। इसीलिए जो हैवी बाइकल है जैसे ट्रक है, जितनी तेज तुम बाइक चला सकते हो उतनी तेज ट्रक नहीं चल सकता, लेकिन जितना वजन ट्रक उठा सकता है उतना बाइक नहीं उठा सकता, समझ में आया। और ट्रक जितना लोडर होगा उसमें टायरों की संख्या उतनी ही होगी, तो वो अलग फैसला है। चीजों को समझने की कोशिश क्या करो, तुम तर्क कहां करते हो, तुम तो कुतर्क करते हो, तुम्हारा मोटिव ये रहता मास्टर फंसे कैसे करके, बस इसे फंसाऊंगा, तुम अपने आप को होशियार साबित करने की कोशिश करते हो, वो तो तुम हो नहीं, ये हेडिंग लगाओ घर्षण। हम जब पढ़ते थे, पढ़ते तो अब भी हैं, एक कोचिंग में पढ़ते थे, उस टाइम एक तेरे जैसा लड़का था और वो ये कहता था कि मास्टर यार मेरे क्वेश्चन नहीं जवाब नहीं देता, तो मैंने उससे एक बार ये कहा, मैंने कहा तू मतलब क्वेश्चन पूछने में,
क्वेश्चन पूछने से कुतर्क नहीं कर रहा है, तर्क नहीं कहते, उसे कुतर्क कहते हैं। उसका क्या रहता था कि जैसे मानो 14 आंसर आ गया तो वो कहता ना मास्टर मास्टर 10 और 4 तो 14 आ जाता, तब भी तो आंसर आ सकता है। कहने का मतलब तर्क वाले क्वेश्चन नहीं रहते, कुतर्क वाले क्वेश्चन रहते हैं। घर्षण हेडिंग लाओ। मैंने उससे ये कहा तू कभी तसल्ली से बैठ के ये सोच, क्या मेरे क्वेश्चन वाकई में लीगल हैं? क्या मैं मास्टर से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा हूं या उसे बेइज्जत करने की कोशिश करता हूं? नहीं, टारगेट यही था बेटा। हाँ, हमको नहीं फंसा सकते तुम, ठीक है? जब मैं एक बात को बार बार बता रहा हूं और उसी वे में बता रहा हूं, समझने की तो कोशिश करेगा तभी तो चीज समझ में आएंगी। अब एक बात बताओ, इसमें मग्गे में पानी है, तुम पियोगे तभी ना पेट में जाएगा। यार मेरी प्यास नहीं बुझ रही, गधे पी तो सही से, बिना पिए प्यास बुझ जाएगी? सही बात है ना? हाँ, लोग कहते हैं मैं पढ़ा हूं यार मेरे समझ नहीं आ रहा, नहीं याद नहीं हो रहा। ऐसा कभी होता है कि तुमने खाना खाया और पेट ना भरा हो? अगर पेट नहीं भरा तो खाना नहीं खाया, और खाना खाया तो पेट भरा ही होगा। याद किया है तो याद होगा, और नहीं किया तो नहीं होगा। सही है? हाँ चलो, ज्यादा हो जाएगा, मैं हाइपर हो जाऊंगा फिर। चलो, घर्षण लिखिए। नहीं मार रहा। यह दो सतहों के बीच, परस्पर दो सतहों के बीच बीच तथा विपरीत दिशा में यह परस्पर दो सतहों के बीच तथा विपरीत दिशा में लगने वाला एक प्रकार का बल है। दूसरा इसका लिखिए, दूसरा इसी की परिभाषा है। घर्षण एक प्रकार का बल है घर्षण एक प्रकार का बल है जो गति के विपरीत दिशा में, जो गति के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, अगले पॉइंट लिखिए। घर्षण एक क्षारीय, सॉरी, क्षयकारीय बल या क्षीण बल है। एक काम करो, देखो हमारे पास ये दो छोटी छोटी सी बुक हैं, है ना? अब सुनो, अगर मैं इन बुकों को ऐसे रख दूं एक दूसरे के ऊपर, तो कोई ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ रहा मुझे, ऐसे नॉर्मली मैं घिस पा रहा हूं। क्यों? इसकी सतह और इसकी सतह के बीच लगने वाला जो घर्षण बल है वो कैसा है? कम है। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि इसके ऐसे पेज बाई पेज फंसा लेते हैं। चलो फंसाओ तो, हेल्प कराओ मेरी लोकेश। इसके फंसाने हैं, सबके अलग अलग मत फंसाओ।
हाँ वो भी सही है। अगर एक एक पेज फंसा दोगे तब अच्छा लगेगा। अभी तो मैं दो दो तीन तीन वैसे टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। नहीं तो एक एक पेज नहीं फंसाया ना। अब देखो ये फंसाया। अगर मैं इसे अब निकालूंगा तो निकलेगा नहीं। खींच खींच। ऐसे पकड़। खींच खींच। मैं खींच रहा हूँ ना, खींच। मैं नहीं फंसे पड़े हैं। मैंने नहीं पकड़े, इसने पकड़े। ऐसे मेरी पकड़, मेरी तरफ पकड़ना, ऐसे यहाँ पकड़ बस। अब खींचो। गिरना नहीं, पीछे हट रहो तुम, व्यवस्था भंग कर दोगे। नहीं ऐसे यहाँ पकड़ के बल, इस तरीके से जैसे मैं पकड़ रहा हूँ। यही तो घर्षण की पावर है। फिर ये कैसे निकलेंगे? और पता है ये इतना घर्षण है कि अगर तुम इन्हें गाड़ियों से पकड़ के खिंचवाओगे तो बुक फट सकती है, लेकिन ये फिर भी नहीं छूट सकता। हाँ वरना तुम हैं। इसका कारण पता क्या है? कि घर्षण की जितनी सतह बढ़ती हैं घर्षण उतना गुना बढ़ जाता है। अभी मान लिए एक सतह के बीच लग रहा था तो नॉर्मल एक ही गुना था, सतह की संख्या 10 कर दी तो तुरंत 10 गुना हो गया। कितना हो गया? 10 गुना। नहीं निकल सकते। अब तो ये ऐसा फंस गया कि तुम दोनों कितना भी दम लगा लो। तो इस बुक पे कितनी ताकत लगाएगा एक बात बता। हाँ ये लगा दो, देख जी निकाल दो, निकाल दो जी, निकाल दो। बहुत विद्वान है। बुक फटेगी ना तो फाड़ दूंगा। पूरा गधा ही है, हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं तुझे पता भी है। चलो इधर देखो। तो इसका मतलब ये था कि सतह की संख्या बढ़ गई तो घर्षण उतनी ही गुना बढ़ गया। अभी नॉर्मल में दो सतहों के बीच लगा रहा था तो दो ऐसा ही था, और उसकी सतहों की संख्या मैंने पेज जितने थे उतनी सतहों की संख्या हो गई तो उतना ही गुना बढ़ गया। बल कोई ऐसा तो है नहीं लुल्ल हो। तो घर्षण क्या बताया था मैंने? दो सतहों के बीच लगेगा, एक सतह पे कभी लग ही नहीं सकता, और गति की विपरीत दिशा में लगता है। यानी वस्तु अगर ऐसे गति कर रही है तो घर्षण ऐसे काम करेगा। अब कभी ये सोचो, आप फुटबॉल में लात मारते हो, फुटबॉल में लात मारते हो तो कुछ समय बाद फुटबॉल अपने आप रुक जाती है। ऐसा क्यों? जबकि न्यूटन का प्रथम नियम यह था कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, और विराम में है तो विराम में रहेगी। जड़त्व का है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब वो गति में है तो विराम में क्यों आ रही है धीरे धीरे? कहां से? उसे ही तो घर्षण कह रहे हैं। वही तो घर्षण है। तो पृथ्वी उस पर एक बल लगा रही है और जिसे हम घर्षण कहते हैं। हैं? समझे? उसे क्या कहते हैं? अब देखो घर्षण की एक बात बताऊं मैं तुम्हें।
अब ऐसे करके ये दो सतह है ना, और इनका प्रत्येक पॉइंट एक दूसरे में अच्छे से मिला है, क्योंकि सतह मिली है ना, तो घर्षण बढ़ गया। तुम सोचो, रबड़ को अगर कांच पे रखोगे, कोई इरेजर है अपने पास, देना। क्या सीआईडी चल रहा है? देखो, अभी नॉर्मली ये रखा है, इस पे कोई खास, हाँ ठीक है, इस पे कोई खास घर्षण काम नहीं कर रहा। ऐसा ये क्यों? क्योंकि इस कागज की जो सतह है और इसकी जो सतह है वो आपस में मिल नहीं पा रही अच्छे से, ठीक है। तो जब पूरी तरह से सतह नहीं मिल पाती तो घर्षण उतना ही कम है। अब देखो, इसे खिसकाने के लिए मुझे ज्यादा बल की आवश्यकता है, समझ में आ रहा है? इसे खिसकाने के लिए मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ रहा, तब ये नीचे आ रहा, वरना नॉर्मल बल से आएगा ही नहीं। और इसीलिए आवाज भी करता है, फिर आवाज चरचर जैसी आवाज करता है। क्यों? इसकी जो सतह है और इसकी सतह आपस में अच्छे से मिल जाती है, ठीक है। सतहों, अभी क्या बताया, सतहों की संख्या बढ़ी, घर्षण बढ़ा, सतहों की संख्या बढ़ी और घर्षण बढ़ गया। तो यहां सतहों की संख्या बढ़ जाती है, बर्फ पे बर्फ को रगड़ दो, क्या हो गया? फिसल जाएगी। तुम खुद में बैठ जाओ, फिसल जाओगे। लेकिन जब बर्फ को ज्यादा देर के लिए रखोगे तो वो चिपक जाएगी, फिर नहीं छूटने वाली, सही है। तो तुरंत जब रख रहे हैं तो दोनों की सतहों की ना एक जैसी स्थिति नहीं है, वो एक दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो इसीलिए वो खिसक जाती है। जैसे कुछ समय के लिए रख दोगे तो दोनों सतहें अच्छे से क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगी, क्योंकि जिसका बर्फ का क्षेत्रफल बड़ा है तो दोनों का क्षेत्रफल बढ़ गया तो घर्षण उतना ही बढ़ गया। इसीलिए पतले टायर वाली साइकिल मोटे टायर वाली साइकिल की अपेक्षा अधिक तेज चल सकती है। क्यों? क्योंकि टायर का जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सड़क और टायर के बीच में उतना ही घर्षण बढ़ेगा, और जितना घर्षण बढ़ेगा उतना ही गति में अवरोध ज्यादा पैदा होगा, रुकावट होगी, और जितनी रुकावट होगी उतना ही फिर क्या होगा, साइकिल धीरे चलेगी, सही है? मोटे टायर वाली फिसलेगी तो भले ही कम, लेकिन हमें तो चलानी है ना तेज। रोड पे फिसलने से क्या डर है, साइकिल का क्या फिसलना होता है, ठीक है। बारिश, अब यार तुम कुतर्क करते हो तुम लोग। अब फिसलने से डर लग रहा है, तो सामने वाले रोड पे कोई चिपकाएगा तुम्हें, फिर तब टायर धरी रह गए, मोटे पतरे का अंतर ही नहीं रहा फिर तो। मैं केवल तुम्हारी नॉर्मली क्षमता की बात कर रहा हूं चलाने की, समझे? तो सरफेस एरिया, अगर कील नहीं, मैंने अभी बताया था, हैवी जो लोडर वाहन होते हैं उनमें टायरों की संख्या बड़ी होती है। एक नॉर्मल ट्रोला जो हमारे घर में होती है, जैसे कहते हैं ट्रॉली या ठेली, उसमें 2 टायर होते हैं केवल। एक बालू और ईंट वाला जो होता है उसमें 4 होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि जिसमें 2 होंगे उसमें क्षेत्रफल कम होगा, तो सड़क के सापेक्ष क्या होगा, घर्षण कम लगेगा, तो वो तेज चलने की क्षमता रखेगा। तो घर्षण, और क्या है, वो लोडर नहीं है ना, इसीलिए। और जब लोडर वाहन पे काम करना होता है तो क्षेत्रफल बहुत मायने रखता है, चाहे गाड़ी धीरे चले चाहे फिर तेज चले, बात यह है। तो घर्षण एक प्रकार का बल है जो विपरीत दिशा में और गति के विपरीत दिशा में काम करता है। यह एक क्षयकारी बल है। क्षयकारी इसीलिए है क्योंकि इससे वस्तुएं नष्ट होती हैं धीरे धीरे। मशीन तो देखी होगी, न्यार गोदने वाली, जिससे बरसी वगैरह कटाई होती है घरों में, उसकी एक चकलियां होती हैं जिसपे हम कभी कभी मोबी ऑयल या काला तेल डालते हैं, ठीक है। अगर उसे ना डालें तो चकली जल्दी घिस जाएगी, नुकसान जल्दी होगा, और उसने हानि कर दी, ठीक है। घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक पदार्थों का यूज किया जाता है, और स्नेहक पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो घर्षण को कम कर देते हैं, जैसे ग्रीस, मोबिलाल, और क्या लिखा हुआ है, और ग्रीस हो गया, ग्रेफाइट और मोम,
और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन नॉर्मली तुम इतना रखो। अच्छा देखो, अभी तुम मेरा हाथ पकड़ के खींच सकते हो, क्यों? क्योंकि मेरे हाथ और तुम्हारे हाथ के बीच में घर्षण अच्छा लग जाए, ग्रिप अच्छी बन जाएगी, पकड़ लो। और मैं यहीं इस पर कारा तेल पोता हूं तो तुम्हारा हाथ ऐसे ही चला जाएगा, हाथ हाथ में नहीं आएगा मेरा, है? क्यों? क्योंकि यहां घर्षण कैसा बन गया, ज्यादा। जहां घर्षण सॉरी कम, कैसा हो गया घर्षण? कम। हमने क्या लगाया? स्नेहक पदार्थ। क्या लगाया? स्नेहक पदार्थ। उसके नुकसान फायदे दोनों हैं। घर्षण ज्यादा होता है तब भी नुकसान है, कम होता है तब भी नुकसान है। वो डिपेंड करता है आप किस लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप मशीन वगैरह कोई चलाते हैं तो वहां घर्षण कम हो गया तब भी वस्तु फ्री घूमती रहेगी, काम ही नहीं करेगी। और ज्यादा हो गया तो उसे तोड़ने की क्षमता रखेगी, पार्ट टूट जाते हैं मशीनों के, टूट घिसके इसके अपने आप। गाड़ी का टायर जब फंस जाता है किसी ट्रैक्टर वगैरह का, तो वो ऐसे फ्री घूमने लगता है ना? तो वो क्यों घूमता है? घर्षण कम हो जाने के कारण। घर्षण कम कैसे होता है कि टायर में जो खांचे होते हैं उनमें मिट्टी पूरी तरह से क्या हो जाती है, भर जाती है, और वो एकदम चिकना जैसा हो जाता है। जैसे चिकना हुआ, घर्षण कम हुआ, चलाते रहो, ऐसे ही घूमता रहेगा वो। सही है? इसीलिए बड़े जितने भी वाहन हैं उनमें गिट्टियां टाइप की ज्यादा निकाली जाती हैं ताकि वो ग्रिप बना सके। ट्रैक्टरों में देखा होगा, क्या कर सकें, वो ग्रिप बना सके। वो घर्षण ज्यादा लगाएंगे, आगे ज्यादा जल्दी बढ़ जाएगा। क्रिकेटर वगैरह के जो शूज होते हैं, जूते, उनमें नीचे स्टील की कील लगी आती है, देखा है? हाँ, गिट्टी गिट्टी सी लगी आती है उनमें। क्यों? क्योंकि वो मैदान में गड़ जाते हैं और इस कारण वो अच्छा दौड़ पाए। हाँ, रनिंग वालों में है, जो भी है, हम तो जूते के नाम से डालते कील वाले। ठीक है? तो वो क्या है, वो घर्षण को बढ़ाने का कारण है। वहां घर्षण कम कर देंगे तो कैच लपड़ पतो पर रपट हो गया टेक्नोलॉजी। तो ये है। अब क्या था, इसने एक पदार्थ लिखो। घर्षण को कम करने के लिए घर्षण को कम करने के लिए इससे क्या समझे, इधर से लगाया बल तो गति किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी। एक ये सतह है और एक वस्तु की सतह है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अरे घर्षण लगेगा। और घर्षण किस दिशा में लगेगा, जिस दिशा में ये गति करे उसके विपरीत दिशा में घर्षण लगेगा। और बल से जब वस्तुएं जाती हैं तो वो बल की दिशा में ही गति करती है, तो घर्षण इस दिशा में लग रहा है। ठीक है? अब सुनो, आज से पुराने टाइम में जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ तब वस्तुओं को ऐसे खिसका के ले जाते थे, एक जगह से कहीं दूसरी जगह ले जाना है तो। फिर उनके दिमाग में थोड़ा सा कुछ आइडिया आया, तो उन्होंने इनके बीच में क्या हुआ, जो गोल गोल जैसे बांस हो गया, या जो जिन्हें सोट कहते हैं गांव की भाषा में, और लकड़ी होती है गोल गोल, उन्हें डाल देते थे। तो क्या होता था, वो उसकी सतह इसे जमीन पे ना आके उन पे आती गोल गोल, तो लोटनी के घर्षण के द्वारा ये कम, फिर कम बल लगाना पड़ा। अब धीरे धीरे चलते चलते फिर क्या बना दिए, पहिए बना दिए, क्योंकि पहियों का क्षेत्रफल घट गया और वो गोल है, तो घर्षण ही कम हो गया। अब घर्षण कम हो गया तो अकेला आदमी चार का जो का आप इसको जो पहले चार आदमी कर रहे थे अब अकेला ही कर सकता है? क्या फ्रैक्शन में गलत है क्या कुछ है? ये लो, सही है। क्या बोल लिखवा रहा था मैं? हाँ तो लिखो, ये वे पदार्थ हैं जो, ये वे पदार्थ हैं जो घर्षण को घर्षण को कम करते हैं।
घर्षण को कम करते हैं। स्नेहक पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, और तीसरे होते हैं गैस नहीं, अर्ध ठोस। क्या होते हैं? अर्ध ठोस। ठोस में कौन सा आता है? ठोस में आता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है? ये ग्रेफाइट ऐसा मान लो, नॉर्मली अभी तुमने पेंसिल की जो बीच वाली नुक्की देखी होगी, ब्लैक ब्लैक जो कच्ची पेंसिल में फंसा होता है, वो ग्रेफाइट है। वो चिकना होता है। क्या होता है वो? चिकना। अगर उस पर धागे को ऐसे करोगे तो आसानी से खिसक जाएगा। सही है? तो ठोस में तो वो हो गया। द्रव में क्या हो गया? मोबिलाल, काला तेल। हमारे नलों में जब हत्थे को चलाते हैं तो जहां एक ढक्कन सा लगा होता है जिससे सलिया निकली होती है, उसके बीच में वहां क्या होता है? घर्षण लगता है। कभी कभी नल किसी के बहुत आवाज करते हैं चलते समय, पता पड़ जाता है फलानो पानी पी रहा है ना। तो उस जगह क्या लगाते हैं हम? सरसों का तेल लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो स्नेक है, वो स्नेक की भांति कार्य करता है। क्योंकि सरसों का ही क्यों लगाते हैं वहां, और कुछ क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो जो पानी है वो पीने योग्य है। तो सरसों के तेल को अगर आप थोड़ा बहुत पी भी लोगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं। अदरवाइज अगर वहां ग्रीस लगा दो, मिट्टी का तेल उसमें पटक दो, मोहमीलाल पटक दो, और वो आपके अंतड़ियों में चला गया तो वहां स्नेह कम हो जाएगा। अब स्नेह पहुंच गया वहां तो सब ग्रीसिंग कर देगा तुम्हारी भीतर ही भीतर है। तो जो रोटी खा रहे हो भीतर मशीन जो चल रही है, रोटी काटेगी नहीं, हुई जिंदा बू होगी, है कि नहीं? हाँ। तो उससे कोई साइड इफेक्ट ना हो इसीलिए उस ऑयल का यूज किया जाता। क्या कह रहा है? तू पहले तो बैठा है क्या बिलोटी इस क्लास में? तू बैठा का है? मजे आ रहे हैं? तो समझ नहीं आ रहा? तो बस समझाना ही मेन उद्देश्य है, चाहे भाषा जो भी हो। समझ में आया? हाँ। अगर यहाँ कोई ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया जाए जो इन्फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हो और थॉट इंग्लिश टू इंग्लिश, तुम 2-4 मिनट तू ना रखोगे, बाहर निकल लोगे, पढ़ाते रह लो। हाँ, ठीक है? समझ में आया? हाँ। भाषा मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि तुम्हारे किस वेश में समझ में आए, बस। समझ में आया? अब एक बात बताओ, आदमी जब अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करता है तो अच्छी बातें समझ में आती हैं। अब वो यहाँ कहीं तो नीचे दक्षिणी भारत का कोई आदमी उठ के यहाँ तुम्हें पढ़ाने लगे, उसकी तो भाषा ही समझ नहीं आएगी। बहुत विद्वान आदमी है मान लो, बहुत ही गुरु है किसी चीज का, एकदम बहुत मस्त आदमी कह सकते हैं, जिसका व्याख्यान नहीं किया जाता, ऐसा है अपने सब्जेक्ट में, और मैं ऐसे आदमी से तुम्हें पढ़वाऊं जिसकी भाषा तुम्हारे पल्ले ना पड़े। उनकी भाषा तुम जैसे चोटों की समझ में नहीं आएगी। उनकी भाषा समझने के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तुम तो महाचोर हो, तुम्हारी क्या समझ में आ जाएगी? यार इतने महापुरुष का मजाक बनवा रहा, नालायक मारूंगा भी डर डर के। हट। द्रव में क्या आता है? मोबियल और तेल, काला पीला जो भी है। अर्ध ठोस में आता है ग्रीस। क्या आता है? क्यों अर्ध ठोस में आता है? ना तो ये पतला ही है, बह सकता, और ना ही ये इतना ठोस के कट सकता, तो इसीलिए दोनों के बीच की कड़ी है, तो इसीलिए इसे अर्ध ठोस कह दिया। ठीक है? लिखो, ग्रेफाइट किसमें पाया जाता है? पेंसिल में। घर्षण बल का मान नोट पॉइंट में लिखने, क्या लिखा? सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता,
सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, तो फिर किस पर निर्भर करेगा वो? सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, सतहों की प्रकृति, नेचर। अब देखो ये प्रकृति क्या चीज है। अब इंग्लिश में तुम नेचर कहते हो, नहीं वो चीज नहीं समझानी चाहिए। यानी अब देखो एक बात बताओ, जैसे ये बोर्ड है, इसका क्षेत्रफल कितना भी कर दें, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल से डिपेंड ही नहीं करता कि घर्षण ज्यादा होगा कि कम होगा। डिपेंड तो ये करेगा ये खुरदरा है कि चिकना है। समझ में बात? किस पे डिपेंड करेगा? ये खुरदरा है कि चिकना है। जितना ज्यादा खुरदरा होगा उतना घर्षण बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा और चिकना होगा उतना भी घर्षण बढ़ जाएगा। हैं? क्या हुआ? अब उसकी तरह करो। हैं? मतलब क्या? यानी अगर ज्यादा चिकना हुआ तब भी घर्षण बढ़ जाएगा, मैं बता तो रहा हूं। और अगर ज्यादा ही खुरदरा हुआ तब भी घर्षण बढ़ जाएगा। हैं? करो। देखो डिपेंड ये करेगा कि सतह अगर ज्यादा चिकनी होगी, वो डिपेंड करेगा दोनों सतहों पर, तो उतनी ही सतह उसकी चिपक जाएंगी और घर्षण उतना ही होना फिर बढ़ जाएगा। समझे? और अगर ज्यादा खुरदरा होगा तो उसमें क्या होगा? सतह गड़ जाएंगे, तब भी ज्यादा घर्षण होगा, तो आप फिर भी नहीं कर सकते। नॉर्मल होना चाहिए। मैं वही तो बता रहा था कि अब देखो, अगर इस पे तुम कोई ऐसी चीज लो, बहुत ज्यादा चिकनी चीज ले लो, हट हट हट, बहुत ज्यादा चिकनी, जैसे रबड़ ले ली, और इससे भी ज्यादा कुछ चिकनी, देखना आगे बढ़ा रहा हूं, क्यों नहीं बढ़ रहे? बढ़ हैं? और क्यों? क्योंकि ये अगर ज्यादा चिकनी है तो इसकी प्रत्येक सतह इससे चिपकने की कोशिश करेगी। कैसी? प्रत्येक सतह इससे चिपकने की, और जितनी सतह चिपकेंगी उतना ही घर्षण बढ़ेगा। इसीलिए ये खुरदरी है थोड़ी सी, ये भी हल्की सी खुरदरी है, पूरी सतह नहीं चिपकेंगी, कुछ कुछ चिपकेंगी। कैसी होंगी? कुछ कुछ चिपकेंगे, तो कुछ कुछ चिपकेंगे तो कोई बात नहीं। सही है? ये कारण है। कभी देखो कहीं ज्यादा गिट्टी थोड़ी सी पड़ी होती है बदरपुट वाली रोड पे, तो वहां रिपटने से डर लगता है, और कहीं रोड ज्यादा चिकना हो वहीं रिपटने से डर लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गिट्टियां पड़ी हैं वो घर्षण को कैसा कर देती हैं? कम, क्योंकि वो खुद भी तो घूमती हैं, और पहिया भी उन पर घूमता हुआ आ रहा है, और वो खुद भी घूम रही है रोड पे, तो फिर तुम्हें भी घुमाने की कोशिश कर देंगे। और रोड अगर ज्यादा चिकना है और पहिया आ रहा है आपका, या रोड ठीक है, पहिया ही बिल्कुल चिकनो बन जाओ, या तो पहिए की सतह या रोड की सतह, दोनों सतहों को डिपेंड कर रहा है। इसीलिए उसमें टायरों में तुम देखते होगे तो वो खांचे बने आते हैं। टायरों को कभी चीकना क्यों नहीं भेज सकते हो एजेंसी वाले, या जो कंपनी मॉडल कर रही है उसे बिल्कुल चिकना टायर क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि घर्षण कम हो जाएगा, गाड़ी चिपक जाएगी कहीं, और रोड पे चिपक गई तो तुम्हें चिपका देगी तुरंत। समझ रहे हो? एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी रिपट जाएगी, जरा सी आपने मोड़ लिया और चारों कोने चित हो गए। हाँ, कौन सी होती हैं? होती हैं,
सब में होती हैं, लेकिन उसमें मोड़ ज्यादा दे देते हैं। वो गाड़ी का जो नीचे का पहिए का घुमाव है ये ज्यादा देते हैं, क्योंकि ज्यादा डिग्री पे गाड़ी झुक जाए। ये जो जैसे स्प्लेंडर है उसे ज्यादा डिग्री पे घुमा नहीं सकते मोड़ पे तुम। वो तुमने स्पोर्ट बाइक देखे होंगे, और जो रेसिंग करते हैं वो घोंटू तक लगा देते हैं अपना, उसे एंगल तक गिरा देते हैं गाड़ी को, क्योंकि उनके पहिए की जो ग्रिप है ना वो अर्ध गोले जैसी शेप बना देते हैं, तो रिपटे ना। और रही बात खांचे की, होते हैं देखना, वो बात अलग है कि वो चलते ही उस स्पीड से हैं या उतनी तेज चलाते हैं या उस हिसाब से ब्रेक लेते हैं, वो टायर गंजा जल्दी हो जाता है। समझ में आया? तो अगला है आपका, लिखिए, तो किस पे निर्भर करेगा ये? प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या होता है? सतह खुरदरी है या चिकनी, बड़ी है उससे कोई मतलब नहीं। सही है। थोड़ा सा डिपेंड अगर ये करता भी है तो वजन पे भी करता है, ठीक है। वजन ज्यादा होगा तो ऊपर से लगने वाला गुरुत्व बल है वो ज्यादा लगेगा, और फिर घर्षण पे ज्यादा डिपेंड करता है, मतलब उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। अगर हल्की वस्तु है तो आसानी से खिसका ले जाओगे, भारी है तो थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। वहीं उसका घर्षण बिल्कुल कम कर दो, तब चाहे वस्तु कितनी बड़ी हो कितनी भारी हो ऐसे खींच ले जाओगे। पानी में घर्षण नहीं लगता, पानी में घर्षण नहीं लगता, इसीलिए तुम एक उंगलिया पकड़ो सामने वाले और न्योच मार दो ऐसे करके, आगे चलो जाओ, ठीक है। ऐसे उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ो। अभी नॉर्मल कोई आदमी आपको सड़क पे खींचना हो तो कॉलर पकड़ खींच सकते हो? नहीं खींच सकते, और खींचोगे तो कोई तुमसे छोटा होना चाहिए। अब भारी वजन में भरकम है तो नहीं खींच सकते, क्यों? क्योंकि वो कितनी सतह घेर रहा है नीचे, बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे मत खींच। उसी आदमी को पानी में खींच दो, अकेले खींच ले जाओगे। वहां एक और बल काम करता है, वो अलग की कहानी है। देखो, अगर किसी गतिमान वस्तु पर, अगर किसी गतिमान वस्तु पर पानी लिया, पानी, अगर किसी कोई बल कार्य नहीं कर रहा, कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा, तो वह घर्षण के कारण, तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगी। कोई बल से क्या मतलब था यहां? बाह्य बल। कोई बल से मतलब क्या था? बाह्य बल। अगर आपने बाह्य बल यानी अपने पैर के द्वारा फुटबॉल को फोर्स दिया है, ठीक है, वो स्पीड पकड़ जाएगी, लेकिन लगातार तो नहीं मारे ना फुटबॉल, पहला तुम एक ही बार लगाया बल, और पृथ्वी की सतह पर चले गए, सही आसमान में उड़ गई, सही है। अब पृथ्वी की सतह पर उसे जाना है तो लगातार उसे घर्षण बल का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण वो कुछ दूरी अच्छे से तय करने के बाद रुक जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो वस्तु कभी लौट के नहीं आती, सही है। ऐसा अगर होता तो वस्तु कभी लौट के ही नहीं आती। आगे लिखो, दो सतहों की, इसी में लिखना है सर आप। हाँ, दो सतहों की अनियमितता, अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है, अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। तो वो घर्षण की एक और बात है, इस पॉइंट को लिखवा नहीं रहा मैं, केवल समझा दे रहा हूं। तो घर्षण बल से एक कार्य होता है कि कोई भी चीज में ताप का बढ़ जाना। क्या होता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये नियम था, और उनसे पहले भी हेल्स नाम के जो वैज्ञानिक आए, उसके बाद में डॉक्टर किल्वर्ट आए,
उन सब ने एक बात कही, परस्पर दो वस्तुओं को अगर रगड़ा जाता है, हाथ में घर्षण ही तो काम कर रहा है, रगड़ने के कारण इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे कुछ, और इलेक्ट्रॉनों में जब मूवमेंट लगातार होता है तो स्थानांतरण होते हैं, इसके इस पे, इसके इस पे, और जब वो स्थानांतरण होंगे तो ताप में होंगे उनका, यानी टेम्परेचर। सर्दियों के दिनों में ऐसे करके हाँ 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 आग बढ़ रही है, खोला रखेंगे नहीं, क्या है सब, वो घर्षण है, क्या है वो सब, घर्षण है। गाड़ी जब लंबे समय से चलती आती है, हाईवे पे जब गाड़ियां चलती हैं भारी ट्रक वगैरह, तो वो ट्रक वाले क्या करते हैं, 100-150 किलोमीटर लगातार चलाने के बाद गाड़ी को आराम दिलाते हैं, क्योंकि टायर फटे ना। और लंबे समय से अगर लगातार गाड़ी चलती आ रही है तो टायर फटने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि लगातार वो घर्षण के कारण टेम्परेचर पकड़ जाता है, और टायर की एक सीमा है, क्या है, टायर की एक सीमा है, और उस सीमा के बाद में अगर टेम्परेचर पहुंचा तो टायर फट जाएगा। जब भी पहिया स्लम मारता है और लगातार आप उसे घुमाते रहोगे तो उसमें से धुआं निकलने लगता है ना, ये तो देखा ही होगा तुमने। और वो धुआं निकलता है लगातार, वो उस घर्षण के कारण, घर्षण लगातार रहेगा तो क्या होगा, वो ताप में बदलेगा, और जैसे ही लगातार ताप बढ़ेगा तो टायर फटने की संभावना रहेगी। तो यही अगला पॉइंट है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, यानी कार्य नष्ट नहीं होता, बस उसका एक काम होता है कि वो उसको तापीय ऊष्मा में या ऊर्जा में बदल देता है। इसे लिखना नहीं है। सतह अनियमित रहने पर घर्षण लगता है। अगला है घर्षण के प्रकार, ये लिख लो। टाइम बताना कितना हो गया। अच्छा, घर्षण के पहला लिखिए स्थैतिक घर्षण, दूसरा लिखिए सीमांत घर्षण, तीसरा लिखिए इसमें गतिज या सर्पी घर्षण, और चौथा लिखिए लोटनिक। स्थैतिक घर्षण है कोई वस्तु अगर स्थित है, क्या है, कोई वस्तु अगर स्थित है, मान लो चलो नहीं बनने छोड़ो, ऐसे करके नॉर्मल कोई वस्तु और किसी सतह पर रखें, तो अब ये जो सतह है और ये जो वस्तु है, ये क्या है, वस्तु, और ये कोई सतह है। इन दोनों के बीच में यहां जो बल लगेगा वो कौन सा होगा, स्थैतिक घर्षण, यानी स्थित हो रहेगा, बदलाव नहीं हो पा रहा। सही है, तो इसमें लिखोगे वह घर्षण जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है अरे नहीं यार, कहां तक लिख दिया, वह घर्षण जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है जब तक वस्तु स्थिर अवस्था में हो। जैसे ही वस्तु, लिखना नहीं है बाकी का, जैसे ही वस्तु की स्थिर अवस्था को हटाओगे उस पर घर्षण कार्य नहीं करेगा। सही है, देखो कोई वस्तु अगर ऑटोमेटिक अगर चल रही है, देखो इसीलिए वैक्यूम में ट्रेन का आविष्कार हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड पे जो काम करेगी।
मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि घर्षण नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्र में ड्राई मैग्नेट में तुमने रील वील देखी होंगी या शॉर्ट वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, तो जो ट्रेन है वो उस सरफेस से इतना ऊपर चलेगी लगभग, और भी हो सकती है, मैं केवल मान के बता रहा हूँ। और जो वैक्यूम ट्यूब बनाई गई है बिल्कुल जहां निर्वात है, वो उस पर बिल्कुल टच नहीं होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड पे काम करेगी और उसकी स्पीड बहुत ही गजब होगी। क्यों? क्योंकि वहां घर्षण नहीं है, और घर्षण नहीं है तो फिर कोई रुकावट नहीं है, और कोई रुकावट नहीं है तो वो रुक रही है, फिर तो उसे रोका कैसे जाएगा? फिर मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर दो, ठीक है, वो फिर सतह पे आ जाएगी, घर्षण लगेगा, ब्रेक दे दो तो हो जाएगी। और भी कुछ सोचा होगा उन्होंने, ठीक है। देखो किसी भी चीज को करने के लिए उसके दो सिरे होते हैं, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब लोग कहते हैं कि नेगेटिव मत सोचा करो, काहे ना सोचें यार, नेगेटिव, मैंने पहले ही बताया नेगेटिव सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छे कामों के लिए। ऐसा नेगेटिव ना जाए अच्छा जाकर रुपया चोरी है जहां, ठीक है, ऐसा नेगेटिव नहीं। अब मानो किसी ने पेन बनाई, कच्ची पेंसिल पहले, तो उसने ये भी तो सोचा होगा, किसी ने सोचा होगा यार अगर गलत लिखो तो उसने रबड़ बना दी, है क्या नहीं। अब किसी ने जहाज बनाया और किसी ने नेगेटिव सोचा कि ऐसा क्रैश है तो उसने पैराशूट बना दिया, है कि नहीं। अब ठीक ऐसे ही जब वो वैक्यूम वाली ट्रेन बनाए तो नेगेटिव भी तो सोचेंगे, तभी ना चीज बनेगी। और सीधी बात यह है कि जब फर्स्ट टाइम में कोई भी चीज बनती है परफेक्ट नहीं बन पाती, पहले गलत बनना ही जरूरी है तभी तो सही बनेगी। अब गलती ना बनती तो सही कैसे बन जाएगी? इसमें धीरे धीरे सुधार किए जाते हैं। मेरा दिमाग चल रहा हो सकता है मुझसे अच्छा किसी और का चले, उससे अच्छा किसी और का चले, तो इस चीज से तो पहले गलत बनना ही। एक ऑस्ट्रेड नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है, इंटर की फिजिक्स में, और एक फेराडे हुए। ऑस्ट्रेड ने सोचा कि बिजली है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, उन्होंने ये बताया। वहीं फेराडे ने सोचा कुछ समय बाद, अब यार जब बिजली हम पैदा कर रहे हैं तो उससे चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से बिजली नहीं बन सकती? और बिजली बनेगी और इतनी फ्री होगी आज हमारे तुम्हारे घरों में घूम रही है, उन्हीं की देन है। उससे पहले बिजली बहुत महंगी थी और अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ लैबों में हुआ करती थी, ठीक है। ये जो पंखा है ये 1 मिनट में 400 चक्कर लगाने की क्षमता है इसकी। अगर अभी कितने वोल्टेज पे लगा रहा है ये, मान लो 220 वोल्टेज पे लगा रही, कितने पे, और अगर तुम हाथ द्वारा 1 मिनट में 400 चक्कर इसे दे दो, ये 220 वोल्टेज तुम्हें वापस दे देगा, रिवर्स कर देगा। और हाथ से 400 चक्कर लगवाना संभव नहीं है, इसीलिए बिजली नहीं दे पाए। समझ में आया? तो ये उल्टी बिजली बनाने की संभावना रखता है। डीसी मोटर को उल्टा घुमाओगे ना तो वो क्या करती है, बिजली पैदा कर देती है। हाँ, तो अब कहां आ गए? तो घर्षण, ये कैसा बल है? ये एक ऐसा बल है जो किसी भी, कब तक काम करो, जब तक वस्तु स्थिर अवस्था में, जैसे स्थिरता खत्म घर्षण खत्म और आदमी चलना स्टार्ट हो गया। अब इस पे घर्षण लग रहा है, बुक पे घर्षण लग रहा है, कब तक? जब तक ये स्थिर है। जैसे मैं इसे खसकाऊंगा घर्षण खत्म। लेकिन बात तो वही है ना, जब तक स्थिर है कब तक बाह्य बल ना लगाया जाए, कब तक स्थिर है? जब तक बाह्य बल ना लगाए। तो स्थिर घर्षण कब तक लगेगा? जब तक बाह्य बल ना लगाए। तो फिजिक्स को रिलेटेड कीजिए तो बात बनती है। नियम लगभग एक जैसे हैं, बस उन्होंने अपनी अपनी भाषा में समझाने की कोशिश की है। और आदमी के दिमाग में कौन सी भाषा? धारा को मैक्सवेल ने समझाया, पेच के नियम से समझाया, दाएं बाएं हाथ के नियम से समझाया, तैराकी नियम से समझाया, किस नियम से तुम्हारे समझ में आ रही है ना? तो ऐसा ही कुछ इनका है। अब ये सीमांत बल, ये सीमांत घर्षण कब तक काम करता है? जब तक वस्तु सरकाने या सरकने लायक ना हो, तब तक, जब तक वस्तु सरकने सरकाने को ना हो तब तक सीमांत बल काम करता है। जब वस्तु सरकने सरकाने को हो जाती है तो सीमांत बल कार्य नहीं करता। इसका एग्जांपल स्विमिंग पूल,
से ऊपर से जो आते हैं, तो जो ऊपर वाला धक्का लगाता है वो कब तक लगाता है? जब तक वो अपने आप सरकने लायक नहीं होता। जैसे अपने आप हो गया खत्म, ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाता है और जाके सीधा पानी में धड़ाक से गिरता है। हैं? कभी घूमे हो? चलना कभी वाटर पार्क, पैसे जोड़ लेना है, और 1000 रुपए की लगभग टिकट रहती है। कॉस्ट्यूम मिलता है यार उसमें। हाँ, तुम तो अंगना में भी स्विमिंग पूल बना सकते हो। है क्या नहीं? तो उसमें फैसिलिटी दी जाती है और अच्छा आनंद भी आता है। तो सीमांत बल तब कब तक कार्य करता है? जब तक वस्तु सरकने या सरकाने को ना हो। जैसे सरकने सरकाने को होगी फिर काम नहीं करेगा। जैसे मान लो ऐसे करके ढार है, अब ये ढार में कर देता हूं थोड़ा सा कम और इसकी स्थिति कर देता हूं एकदम ऐसे। अब बल यहां तक ही काम करेगा सीमांत, इसके बाद में इसकी सीमा खत्म और ये सरकने सरकाने को हो गया, वो अपने आप सरक जाएगा, अब काम नहीं करेगा। समझ में आया? यही है सीमांत। अगला है सर्पी बल। ये बल कब तक काम करेगा भाई साहब? ये दरअसल क्षैतिज दिशा में काम करता है और यहां कोई वस्तु है और ये आ रही है खिसक के, तो ये इसे घिसती हुई आएगी। इसमें लिखा हुआ है वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है जब तक वस्तु किसी अनंत तल तक फिसल रही हो। यानी ये यहां से यहां तक नहीं आ जाती, इस पे तब तक बल काम करेगा सर्पी बल। या क्यों सर्पी क्यों है? क्योंकि ये देखो इसके बीच में जो बना कौन, ये सर्पी बनाता है। ना तो ये क्षैतिज दिशा में काम कर रहा है, ये इस तरीके से काम कर रहा है और ये एक साथ नहीं आएगी, ये धीरे 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 खिसकते 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 आएगी। लेकिन सीमांत वाले की क्या कहानी थी? एक सीमा के बाद में वो फिर अपने आप आएगी, उसमें सर्पी नहीं होता। अगर इसमें मैं वस्तु की स्थिति ऐसे कर दूं इसकी, तो ये बल काम नहीं करने वाला सर्पी में। लेकिन उस वाले में अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो तुम ऐसे ही जाओगे फिर। सही है? यानी इस सीमांत वाले में अगर ये ऐसे भी है तो तुम ऐसे ही जाओगे, लेकिन इस सर्पी वाले में अगर ये है इसके बाद में ये कर दूं तो ये यहां काम नहीं करेगा, ये यहीं तक काम करेगा बस। जब तक निचली सतह तक ना खिसक जाए तब तक ही काम करता है, उसके बाद में ये काम नहीं करेगा। अगला है लौटने के लुढ़कने वाला। ये क्या है? लिखवा दूं क्या? लिखो। कहां तक लिख लिया? इसमें कोई लिखा नहीं लिखा? सीमांत नहीं लिखा? लिख लो तो। देखो यह बल जब तक कार्य करता है उसके बाद में लिखो, पीछे की बात लिखवा दे रहा हूं, है ना, बाकी का नहीं लिखना है। मैं पहले बोल दूं पूरा। यह घर्षण बल तब तक कार्य करता है जब तक वस्तु सरकने सरकाने को ना हो। लिख लो, जब वस्तु सरकने सरकाने को होती है। सरकने सरकाने को होती है तभी तक काम करेगा। अगला लिखो, जब वस्तु किसी जब वस्तु किसी अनंत, हाँ अनंत, अनंत नहीं अनंत, अरे सतह का नाम है। तल पर फिसल रही होती है, तो इस पर दो चीजें काम, एक तो इसका वजन जिसे हम mg कहते हैं, एक इनके बीच में लगने वाला कोण इसे थीटा कहते हैं, और ऊपर से लगने वाला फोर्स प्रारंभिक, इन तीनों पे निर्भर करते हैं। कोण अगर आप ऐसे
कोण को घटाओगे बढ़ाओगे तो इस पे घर्षण का भी प्रभाव पड़ेगा। वजन को घटाओगे बढ़ाओगे तब भी उसका प्रभाव पड़ेगा। सही है, वजन को घटाओगे बढ़ाओगे तब भी प्रभाव पड़ेगा, और यू को घटाओगे बढ़ाओगे तब भी प्रभाव पड़ेगा। अगला लिखिए, लोटनिक बल। जब वस्तु लुढ़क रही होती है, बाकी की आगे वाली लाइन सेम ही है सब में। यह घर्षण बल, सुन लो पहले, जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है जब तक वस्तु कोई लुढ़क रही होती है। लुढ़कना बल सिलेंडर को उठाने की अपेक्षा अब लुढ़का के लिए जा सकती है। सही है, तो लोटनिक बल ऐसे रोलर वॉलर जो होते हैं, जो चलते हैं पिच वगैरह पे, उन पे चलता है, लगता है ये बल। अब सबसे ज्यादा घर्षण होता किस में है, किस वस्तु को ज्यादा खिसकाने में आपको आपत्ति होगी? स्थित वाली को। इसको स्थित वाली को। दूसरी सर्पी, सर्पी में तो क्या धक्का देना, बस क्या देना है, धक्का देना है। उसके बाद लोटनिक। ये चार थी क्या? सीमांत की बात ही नहीं की है, ठीक है, क्योंकि वो लगभग इसमें इन दोनों का एक जैसा ही रहता है। सही है, तो उसके बाद क्या है, लोटनिक सबसे कम बल है। लोटनिक ऐसे धक्का लगाओगे तो वस्तु थोड़ी सी दूर अपने आप चल देती है। अब लेकिन मैं इसे खिसका दिया, क्या खिसक रहा है ये? नहीं, क्योंकि ये कैसा है, स्थैतिक घर्षण है। कैसा ये? तो स्थैतिक घर्षण पे जैसे मानो बक्सा भरा, हाँ कर रहा हूं, बक्सा अगर भर रहा है किसी सामान से, बकस जैसे बोलते हैं, और उसमें अगर आप धक्का लगाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। वहीं और अगर कोई रोलर है तो ऐसे मार मार के ले जाओगे तुमसे धक्का। ठीक है, तो आज की कार्यवाही यहीं करते हैं, उसके बाद फिर कल मिलेंगे। ठीक है।